कैसे होगा? गेम चेंजर बड़े सिंपल शब्दों में, लोग आज तक मुझसे पूछ रहे थे कि जिंदल साहब ये 3 दिन का सरकारी फंक्शन है, इससे आम आदमी को क्या मिलेगा। सबसे पहले बता दूं, आम आदमी को जो तोहफा मिल रहा है, मिलने वाला है 5 रुपए से ऊपर सस्ता पेट्रोल। मैं ये नहीं कह रहा आज ही से मिल जाएगा, 1 लाख के बाद मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, ये जो कॉरिडोर बन रहा है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अब इसकी वजह से जो ब्लॉकेजेस होते थे जिसकी वजह से क्रूड ऑयल यहां समय पे नहीं पहुंचता था, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाते थे, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल आपकी गाड़ी में जो पड़ता है वो महंगा हो जाता था। अब वो नहीं पड़ेगा। 2021 मार्च, शायद बहुत लोगों को याद होगा, मेरे ज्यादातर मित्रों को याद होगा, एवर गिवन एक शिप फंस गया था सुएज कैनाल में। क्या हुआ था? 4% तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे। हफ्ते तक लोगों की सांस में सांस नहीं आ रही थी। ऐसे ही कहीं बॉम्बिंग हो जाती थी, कुछ हो जाती थी, रूट ब्लॉक हो जाता था, क्रूड ऑयल यहां नहीं पहुंचता था। अब इतनी एफिशिएंट सप्लाई हो जाएगी, अब विदाउट हर्डल सप्लाई हो जाएगी। और सब जानते हैं जो कच्चे तेल की मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं कि कच्चे तेल की जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसमें से एक मेजर रीजन होता है ब्लॉकेड का। तो ये बहुत बड़ा तोहफा। मैं 10 सेकंड और लूंगा। हाँ, बिल्कुल, आप कंप्लीट करिए। हाँ। जी, तो एक तो ये बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा आम हिंदुस्तानी को। क्यों? उसके लिए G20 या G21 एक बहुत बढ़िया तोहफा है, एक उसके लिए उत्सव है समृद्धि का। दूसरी चीज है, चाइना, आज तक यहां डिस्कशन हो रही थी कि BRI के थ्रू छोटे कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है। आज मैं आकाश जिंदल यहां प्रेडिक्शन करता हूं, अब 2 साल बाद आज जो उसके पैरेलल ये कॉरिडोर खड़ा हो रहा है, ये यहां डिस्कशन होगी कि चाइना BRI में खुद फंस गया है। उसने जो पैसा छोटे कंट्रीज को दे दिया है, अब वो रिकवर नहीं कर पा रहा। कितनी जगह जाके हम्बन टोटा की तरह कब्जा करेगा और उस कब्जे से वो क्या अचीव करेगा? तो एक तो चाइना की जो गलत पॉलिसीज थी, जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट मूव थी, उसको हिंदुस्तान और दुनिया का करारा जवाब है। दूसरा, हर हिंदुस्तानी को एक बहुत बढ़िया तोहफा है, पेट्रोल डीजल एफिशिएंट तरीके से मिलेगा, सस्ता मिलेगा कुछ लाख के बाद। तो आई थिंक बहुत कुछ हमने अचीव किया। और साथ ही साथ GDP ग्रोथ 70 बेसिस पॉइंट्स, 0.7% इंडिया की बढ़ जाएगी सिर्फ G20 समिट की वजह से। जो कुछ हमने टेक अवे इससे लिए हैं, जो यूएस के साथ हमारी बातें हुई हैं, जो ओवरऑल G20 से निकल के आया है, जिस तरीके से AU को हमने उसके अंदर ले लिया है, और जिस तरीके से इंडिया की इज्जत बढ़ी है, मान बढ़ा है, जिस तरह से इंडिया को सम्मान मिला है, ब्रांडिंग मिली है। मान और सम्मान की और ब्रांडिंग की जो आप बात कर रहे हैं, समीर चौगांवकर जी से जरा मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी कि समीर जी, क्या इसको माना जाए कि जो इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक सेंटर स्टेज पर आ गया है भारत? बिल्कुल सेंटर स्टेज पे नहीं आ गया भारत, अब लीड करने की स्टेज में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज के बाद ग्लोबल लीडर के रूप में जाने जाएंगे। देखिए, कभी कोई जो दुनिया के जो देश है वे कभी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि 5 साल के भीतर और 9 साल के भीतर, 9.5 साल में भारत एक ऐसी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर होगा और एक ग्लोबल लीडर में ऐसा बनने की तरफ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित देशों के नेताओं को दिशा निर्देश देंगे, सुझाव देंगे, और वो सुझाव ऐसे होंगे कि वो उन्हें मान्य करेंगे। आप देखिए, आज जो G20 की समिट खत्म हुई है, 2 दिन पूरे हो रहे हैं। 37 पेज का जो घोषणा पत्र जारी होता है उसमें से 83 पैराग्राफ पूरे के पूरे एक्सेप्ट किए गए। बिल्कुल, इतने विरोधी मतभेद वाले देश बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री 73 मुद्दे जिन पर सहमति बिल्कुल एक साथ सहमति बनी, और ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर सालों से वहां पर आने पार्टिसिपेट करने वाले देशों में सहमति नहीं बन पा रही थी। तो मुझे लग रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरीके से वो काम बिना किसी फेरबदल के लगा रहा था, बिल्कुल इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह तभी संभव हो पाता है जब जिस व्यक्ति का जीवन पूरा देश के लिए समर्पित हो, समय का पल पल देश के लिए समर्पित हो, और जीवन का कण कण देश के लिए जब समर्पित होता है और देश के लिए कुछ गुजरने की इच्छा होती है, मुझे ऐसा लगता है तभी संभव हो पाता है। और आप देखो बायोफुल जैसे जो बना दिया, बायोफुल को लेकर 3 देशों का, अमेरिका, ब्राजील और इंडिया का जो गठबंधन बना है, जो फाउंडर मेंबर बने, ये एक बड़ा गेम चेंजर आने वाले दिनों में साबित होने वाला है। इसके अलावा मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा, और इसके अंदर डिक्लेरेशन शामिल भी हुआ है कि UN चार्टर के हिसाब से सबको बिहेव करना चाहिए और उसको सबको मानना चाहिए। मुझे लग रहा है आतंकवाद पे मोदी जी का जिक्र रहा, युद्ध के उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, क्रिप्टो करेंसी पे उन्होंने कहा, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का उन्होंने जो जिक्र किया था, इसमें वो दिखाया भी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट भाषा, ऐसा नहीं। देखिए, अगर रशिया को भी अगर आपको मैसेज देना है, आपने भले ही जिक्र ना किया हो, रामकृपाल जी, एक क्विक रिएक्शन छोटा सा, फिर एक रिपोर्ट में लूंगी। आपने रशिया को भी दिखा दिया, आपने बता दिया, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने ये बता दिया परमाणु की धमकी स्वीकार नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात की, धमकी वो स्वीकार नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ वहां पर यूक्रेन का जिस तरह से
जिक्र किया, क्योंकि देखिए बार बार मैं ये कह रही हूं कि ये कहा जा रहा था, यूएस की तरफ से ये प्रस्ताव दिया भी गया था कि ज़ेलेंस्की को यहां पर बुलाया जाए, वो प्लेटफॉर्म जो है वो यहां पर दिया जाए ताकि उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जा सके। वो आना ना आना एक अलग बात है, लेकिन वो चीज हो गई जिसके लिए दरअसल उनको बुलाने की बात यहां पर कही जा रही थी। देखिए बिल्कुल सही है, और ये जो आज मोदी जी का स्टैंड है बहुत पहले से स्टैंड रहा है। और आप देखिए खुद मोदी जी ने जिस तरह से पुतिन को कहा था कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का बिल्कुल दौर है, मत कीजिए। और जहां भी मंच रहा है, जब भी उनको मौका मिला है, उन्होंने कहा है कि नहीं, आपसी बातचीत से ही मुद्दे सुलझेंगे। ये धरती शांति और उसकी पहल हमेशा की है। जो लोग ये कहते थे कि इंडिया, जैसे लगता था ना कि वेस्ट जो मान रहा है कि इंडिया तो रसिया की तरफ झुका हुआ है, आज वे सब लोग यहाँ पर थे। उनको ये एहसास हुआ कि भारत न्यूट्रल नहीं है। बिल्कुल। भारत एक कोशिश कर रहा है कि इस युद्धोन्मादी दुनिया में एक शांति की राह चली जाए। बिल्कुल। और गांधी और बुद्ध का, जैसा उन्होंने कल जिक्र किया था, बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि हम एक दूसरे के ट्रस्टी हैं। पहली बात उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया है कि अपने हितों से ऊपर उठो। गांधी कहते थे कि तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जीऊं, तभी सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा। और वो ट्रस्टीशिप की बात करते थे हमारे यहाँ। और देख लीजिए आप कोविड में कल सुबह तक जब ट्रस्ट डेफिसिट की बात ये प्रधानमंत्री द्वारा कही गई, तब ये हो रहा था कि ये होगा कैसे, क्योंकि यहाँ तो रशिया के अपने हैं, चाइना के अपने हैं, अमेरिका के अपने हैं। लेकिन शाम होते होते तक भारत ने ही दिखा दिया कि भैया अगर हम बता रहे हैं, हम ही कर भी रहे हैं। वो नहीं, वही जैसे मैं कह रहा था कि अपने अपने निजी स्वार्थों के ऊपर उठिए, बिल्कुल मानवता के लिए। तो ये चीजें मैं समझ रहा हूं कि जो ये सर्वमत से पास हुआ है, कहीं न कहीं इसमें एक जो बड़ा मैसेज है कि आफ्टर ऑल आर्थिक प्रगति एक मीन्स है। बिल्कुल। फॉर व्हाट? इसीलिए कि मानव कल्याण, मानव कल्याण के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागना होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो यूनानिमस प्रस्ताव जो पास हुआ है, निश्चित तौर पर देशों ने अपने उस रवैये में एक तब्दीली भी उनकी आई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि ये फ्यूटाइल है जिस तरफ दुनिया जा रही है। अल्टीमेटली हमें मिल करके, क्योंकि वो जो सार्थ का एक नाटक है ना, नो एग्जिट, बंद दरवाजे, ये धरती है, कहाँ जाओगे, मिल के रहना है, नहीं चेंज कर सकते हम। कितना भागोगे, धरती गोल है। ठीक बात। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सफलता है, जिसको मैं कह रहा था कि ये सिर्फ एक व्यापार और हिसाब किताब की बैठक नहीं थी। ये एक मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होकर के एक नए भविष्य की राह गढ़नी है। हमें साथ रहना है, हमें साथ जीना है, हमें साथ मरना है, उसके लिए मेहनत करो। बिल्कुल।